Good morning, students. First of all, your welcomes in online class. I am Hemant Kumar, PGT History, KB number 1, FS Agra. Students, today we will discuss about class 12th History, chapter number 8, Peasants, Zamindars and the State, Agrarian Society and the Mughal Empire, 16th-17th century. This is part 4 of this chapter. आज का जो फर्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मतलब भू राजस्व प्रणाली। बच्चों 16-17 सेंचुरी में जब भारत में मुगलों की सत्ता थी तो उस समय लैंड रेवेन्यू सिस्टम किस प्रकार का था, उसे कैसे वसूल किया जाता था। एक बात और बच्चों यहाँ जान लो कि कोई भी रूलर्स हों, आर्मी हो, कितने भी बड़े किंगडम हो, ये सारी की सारी चीज़ें रेवेन्यू पर ही टिकी होती हैं, क्योंकि रेवेन्यू से ही, कर से ही राज्य को इनकम होती है और उस इनकम से, उस आय से ही राजा और उनका महल हो, आर्मी को सैलरी देना हो, बड़े बड़े फोर्ट पैलेस बनवाना हो या किसी दूसरे राज्यों से लड़ाइयाँ लड़नी हो, इन सब के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और वो पैसा रेवेन्यू से ही प्राप्त होता है। हालांकि रेवेन्यू लैंड से भी मिलता है और ट्रेड से भी मिलता है, लेकिन हम यहाँ बात करने जा रहे हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम की। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड वाज द इकोनॉमिक mainstay of the Mughal Empire. It was therefore vital for the state to create an administrative system to ensure control over agriculture production and fix and collect revenue from across the empire. बच्चों मुगल रूलर ये अच्छे से जानते थे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा तो उससे ही रेवेन्यू क्रिएट होगा, और बस ज़रूरत थी तो उस रेवेन्यू को अच्छे से फिक्स करने की और उसे कलेक्ट करने की। दिस सिस्टम इंक्लूडेड द ऑफिस ऑफ द दीवान हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द फिजिकल सिस्टम ऑफ द एम्पायर। बच्चों रेवेन्यू को फिक्स करने मतलब किसानों पर कितना रेवेन्यू लगाया जाए, कितना कर लगाया जाए और उसे कैसे कलेक्ट किया जाए, इस सारी की सारी जिम्मेदारी उस समय दीवान की होती थी। दीवान वैसे जैसे आज हम फाइनेंस मिनिस्टर को देखते हैं, सेम उसी प्रकार ये दीवान थे जो ये सारे रेवेन्यू सिस्टम को देखते थे। The land revenue arrangement consisted of 2 stages. बच्चों लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट को दो तरीके से या दो चरणों में देखा जाता था। फर्स्ट असेसमेंट एंड सेकंड है एक्चुअल कलेक्शन। मतलब पहला असेस किया जाता था कि कितना कर किसानों पर लगाया जाए, और दूसरा है एक्चुअल कलेक्शन की कितना उनसे कर हमें प्राप्त हो सकता है। द जमा वाज द अमाउंट असेस्ड एंड हासिल द अमाउंट कलेक्टेड। तो बच्चों जो रेवेन्यू किसानों पर इम्पोज किया जाता था, जो असेस किया जाता था, उसे जमा बोला जाता था।
और जो एक्चुअल कलेक्शन होता था उसे हासिल बोला जाता था कि हमें कितना हासिल हुआ लगान किसानों से। तो बच्चों असेसमेंट एक्चुअल और असेसमेंट को हम एक हिसाब से जमा बोल रहे हैं और एक्चुअल कलेक्शन को हासिल, कितना हासिल हुआ हमें। अच्छा ये तो ठीक है, दीवान हो गए जो ये सारा का सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट तो एक्चुअल कलेक्शन भी हो गया, लेकिन अब उसे रेवेन्यू को कलेक्ट कौन करेगा? तो अकबर डिक्रीज ऑर्डर्ड आमिल गुजार रेवेन्यू कलेक्टर दैट ही शुड स्ट्राइव टू मेक कल्टीवेटर्स पे इन कैश। द ऑप्शन ऑफ पेमेंट इन काइंड वाज आल्सो टू बी केप्ट ओपन। बच्चों आमिल गुजार मतलब रेवेन्यू कलेक्टर थे ये, आमिल गुजार एक पोस्ट होती थी, और अकबर ने इन्हें स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसानों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो रेवेन्यू कैश में दें, मुद्रा के तौर पर दें, सिक्कों के तौर पर दें। हाँ, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए। अगर कोई मुद्रा के तौर पर नहीं दे सकता तो वो ग्रेन के तौर पर दे सकता है, रेवेन्यू अनाज दे सकता है। औरंगजेब इंस्ट्रक्टेड his revenue officials to prepare annual record of the number of cultivators in each village। बच्चों मुगलों के एक और रूलर्स औरंगजेब थे, उन्होंने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि हर विलेज का मतलब प्रत्येक गांव में कितने कल्टीवेटर्स हैं उन सब का एक रजिस्टर बनाया जाए, एनुअल रिकॉर्ड रखा जाए, जिससे पता चले कि कितने किसान रेवेन्यू पे कर रहे हैं और वो कितना जो राजकोष होता था उसमें वो प्राप्त हो रहा है। तो कुल मिलाकर बच्चों रेवेन्यू सिस्टम को अच्छे से अरेंजमेंट किया जा रहा था मुगलों के समय में। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड्स अंडर अकबर। बच्चों रेवेन्यू के बाद अब रेवेन्यू चूंकि कहाँ से होगा प्राप्त? लैंड से, मतलब खेतों से। तो ये जो कल्टीवेशन लैंड थी वो कितने टाइप की होती थी बच्चों? भाई हर जगह एक सी ज़मीन तो नहीं हो सकती ना। भाई गंगा यमुना का दोआब है या किसी नदियों के जो किनारे वाली ज़मीन होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, तो वहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ आप ज़्यादा रेवेन्यू इम्पोज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसी सॉइल है जो उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है तो वहाँ प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं होगा, तो वहाँ पर आप ज़्यादा रेवेन्यू भी इम्पोज नहीं कर सकते। तो इसीलिए बच्चों लैंड्स का क्लासिफिकेशन किया गया था। तो चल के देखते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू आईन अकबरी द एम्परर अकबर इन हिज प्रोफाउंड sagacity classified the land and fixed a different revenue to be paid by each। बच्चों अकॉर्डिंग टू आईन अकबरी, आप सब जानते हो बच्चों कि आईन अकबरी एक बहुत अच्छी बुक थी जो अबुल फजल ने लिखी थी अकबर के आदेश पर। तो उस आईन अकबरी से हमें पता चलता है कि उस समय जो लैंड्स थी, कल्टीवेशन लैंड थी, वो 4 टाइप की थी। जैसे फर्स्ट है पोलज। पोलज लैंड विच इज एनुअली कल्टीवेटेड फॉर ईच क्रॉप एंड नेवर अलाउड टू लाई फैलो। बच्चों ये जो पोलज ज़मीन होती थी ये सबसे अच्छी ज़मीन मानी जाती थी और यहाँ पर एक साल में 2 या 2 से ज़्यादा भी क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो की जाती थी और यहीं पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू फिक्स भी किया जाता था, जैसे गंगा यमुना का दोआब था। सेकेंड टाइप जो लैंड थी वो थी परती लैंड लेफ्ट आउट ऑफ कल्टीवेशन फॉर अ टाइम दैट इट में रिकवर इट्स स्ट्रेंथ। बच्चों ये पोलस से थोड़ी लेस फर्टाइल थी, कम उपजाऊ थी और यहाँ 1 साल खेती करने के बाद उसे या एक क्रॉप ग्रो करने के बाद नेक्स्ट जो क्रॉप सीजन होता है उसे छोड़ दिया जाता था, जिससे कि वो अपनी फर्टाइल को दोबारा से रिकवर कर सके। अच्छा, एक और तीसरी प्रकार की जो लैंड थी बच्चों वो थी चाचर। ये ऐसी थी बच्चों कि जिसे एक बार खेती करने के बाद इसे 3 या 4 साल के लिए
छोड़ दिया जाता था। मतलब ये बहुत अच्छी यहाँ की सॉइल नहीं होती थी। और फोर्थ थी बंजर। ये सबसे हम कह सकते हैं घटिया टाइप की लैंड होती थी कि एक बार खेती कर लो, उसके बाद फिर 5 या उससे साल ज़्यादा के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर बच्चों एक सीक्वेंस दिया है। पोलज सबसे अच्छी ज़मीन थी, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी इम्पोज किया जाता था। फिर उसके बाद परती, चाचर और बंजर। आप यहाँ 2 पिक्चर देख सकते हो, ये पोलज का है, बहुत अच्छी खेती हो रही हो, जबकि ये लास्ट में बंजर ज़मीन आप देख रहे हो, यहाँ पर खेती ना के बराबर होती थी। ये 4 प्रकार की ज़मीन हो गई बच्चों। अब हम थोड़ी सी रेवेन्यू की बात कर लें कि रेवेन्यू कैश और काइंड किस में दिया जाता था और कैसे दिया जाता था। तो ये भी समझ लीजिए बच्चों कि जो रेवेन्यू पे किया जाता था वो 4 प्रकार से। नंबर 1 है जैसे कनकूद। कनकूद का मतलब है बच्चों कि जो भी कोई किसान है उसने जो ग्रेन उपजाया है, जो अनाज उपजाया है, तो उसके 2 या 3 हिस्से कर लिए जाते थे और उसमें से एक हिस्सा रेवेन्यू के तौर पर स्टेट को दे दिया जाता था और बकाया अपने पास रख लेते। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, उसमें 2 हिस्से हैं बच्चों, एक हिस्सा किसान का, एक हिस्सा जो है स्टेट का होता था। दूसरा था बटाई। बटाई बच्चों ग्रेन के तौर पर ही दिया जाता था, लेकिन इसमें क्या होता था कि कुछ जो गांव के बुजुर्ग लोग होते थे या सरपंच या मुखिया लोग होते थे, वो लोग बहुत अच्छे से बटाई करते थे। मतलब बाकायदा मेजरमेंट किया जाता था ग्रेन का, है ना, अनुमान नहीं लगाया जाता था। कनकूद में तो अनुमान लगा सकते थे, लेकिन बटाई में बाकायदा तौल करके जो है एक हिस्सा किसान को और दूसरा हिस्सा राजा को मिलता था। तीसरा, किसान कैसे रेवेन्यू पे कर सकता था? खेत बटाई से। खेत बटाई का मतलब है कि किसी भी सीजन में क्रॉप को ग्रो करने से पहले ही उस खेत के 2 हिस्से कर लिए जाते थे और उसमें से एक हिस्सा का जो प्रोडक्शन है वो स्टेट को मिलता था और एक हिस्से का प्रोडक्शन जो है किसान को मिलता था। आप इस पिक्चर से देख सकते हो। चौथा था बच्चों लंग बटाई। लंग बटाई का मतलब है बच्चों कि किसी खेत में क्रॉप ग्रो करा लो, फिर जब उसकी कटिंग होती थी क्रॉप की, उसे काटा जाता था, तो उसी हिस्से को, कटे हुए हिस्से को बांट दिया जाता था कि कुछ हिस्सा किसान के नाम और कुछ हिस्सा स्टेट के नाम होता था और बाद में फिर उसकी हार्वेस्टिंग होती थी। तो बच्चों ये आपने बड़े विस्तार से और अच्छे से लैंड रेवेन्यू सिस्टम को समझा। अच्छा, इसी में एक और है बच्चों मनसबदारी सिस्टम। बच्चों मनसबदारी सिस्टम क्या था ये भी आप थोड़ा समझ लीजिए कि द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये मुगलों का एक प्रशासनिक तंत्र था। ये कुछ ऐसी पोस्ट होती थी बच्चों जो कि मिलिट्री पावर भी उसके पास होती थी और वो नौकरशाही की तरह ही होता था। जैसे आज बच्चों हर ज़िले में एक बड़े ऑफिसर जैसे डीएम होते हैं, है ना, उनके पास कई पावर होती। इसी प्रकार ये मुगलों के समय में एक ऐसी पोस्ट थी जो मिलिट्री पावर भी रखती थी और वो ब्यूरोक्रेट भी होते थे। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी कि वो किसी भी हिस्से में जहां उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वहां पर सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को वो देखते थे। मतलब शांति बनी रहे और ज़रूरत पड़ने पर वो राजा को मिलिट्री भी प्रोवाइड कर सकें। मनसबदारी सिस्टम ये था बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों द फ्लो ऑफ सिल्वर, चांदी का बहाव। बच्चों ये आप जान लीजिए कि भारत में सिल्वर माइन बहुत कम है ना के बराबर है। यहाँ सिल्वर का प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी 16 और 17 सेंचुरी के दौरान बच्चों सिल्वर इंडिया में बहुत आ रहा था। तो आ क्यों रहा था? उसके बदले में भी तो इंडिया कुछ एक्सपोर्ट कर रहा होगा ना। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं बच्चों कि आखिर 16-17 सेंचुरी के दौरान पूरी दुनिया भर से चांदी भारत में ही क्यों आ रही थी। वोएजेज ऑफ डिस्कवरी एंड द ओपनिंग अप ऑफ द न्यू वर्ल्ड America resulted in a massive expansion of land trade with Europe। बच्चों 16th सेंचुरी या उससे पहले भी कई समुद्री खोजें हो रही थी, वोएजेज ऑफ डिस्कवरी। इससे हुआ क्या बच्चों कि यूरोप के लोग जो है इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये लोग, इन लोगों ने अमेरिका की भी खोज कर ली थी और साथ साथ में इन्होंने ओशन रूट से
इंडिया तक भी पहुंच बना ली थी। तो कुल मिलाकर अमेरिका से यूरोप और अफ्रीका और साथ में एशिया वाटर रूट से लिंक हो गए थे, ट्रेड हो रहा था बाकायदा एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट्स, दूसरे से अनदर कॉन्टिनेंट्स तक। तो बच्चों जब ट्रेड ज़्यादा होता है तो उसका लाभ जो है उस रिलेटेड कंट्री को जरूर मिलता है। इंडिया को भी मिला। कैसे मिला? एन एक्सपेंडिंग ट्रेड ब्रॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्वर बिलियन इनटू इंडिया टू पे फॉर गुड्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम इंडिया। बच्चों इंडिया में आप लोग जानते हो कि यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी। आप सामने पिक्चर भी देख रहे होंगे, ये दो पिक्चर है ना टेक्सटाइल से रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ स्पाइसेस भी बहुत थे, तो टेक्सटाइल और स्पाइसेस का एक्सपोर्ट होता था और बदले में इंडिया को चांदी मिल रही थी। और दिस वाज गुड फॉर इंडिया बिकॉज इट डिड नॉट हैव नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सिल्वर। और चूंकि चांदी भारत में आ रही थी तो ये भारत के लिए अच्छी ही बात थी। सॉरी बच्चों, दिस फैसिलिटेटेड एन अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंशन ऑफ माइनिंग एंड सर्कुलेटिंग ऑफ सिल्वर कॉइन रुपया। बच्चों इससे हुआ क्या कि जब भारत में चांदी ज़्यादा आ रही थी तो उस चांदी से, उस सिल्वर से कॉइन्स को मिंट किया जा रहा था। चांदी के सिक्के यहाँ पर ढाले जा रहे थे और वो इकोनॉमी में सर्कुलेट भी हो रहे थे। मतलब चांदी की मात्रा इंडिया में पर्याप्त तो हो गई थी और इसीलिए उस समय इंडिया में चांदी के सिक्के ही ज़्यादा चल रहे थे। नीचे आप कॉइन दे सकते हो, ये अकबर के समय के सिल्वर कॉइन हैं। अच्छा, इस चीज़ को एक प्रूफ भी हम देख सकते हैं कि इटालियन ट्रैवलर जियोवेन्नी कैरी who passed through India around 1690 provide a graphic account about the way silver traveled across the globe to reach India। बच्चों इटालियन ट्रैवलर थे जियोवेन्नी कैरी, उन्होंने अपनी बुक में ऐसा लिखा है जो कि 1690 के आसपास भारत में से गुजरे थे। तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया से घूम फिर कर चांदी भारत में ही आती है। क्यों? क्योंकि भारत एक बहुत अच्छा मार्केट था सूती वस्त्रों और मसालों का। तो बच्चों ये भारत के लिए अच्छी बात थी। तो ये फ्लो ऑफ सिल्वर वाला हम लोगों ने बच्चों टॉपिक देखा। नेक्स्ट टॉपिक है द आइन अकबरी ऑफ अबुल फजल अल्लामी। बच्चों अबुल फजल अल्लामी अकबर के कोर्ट के एक प्रमुख मिनिस्टर थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसे आइन अकबरी कहते हैं। लेकिन आइन अकबरी के साथ साथ अकबरनामा भी एक बुक है और अकबरनामा का पार्ट ही आइन अकबरी है। अकबरनामा और आइन अकबरी को हम समझेंगे इस टॉपिक में, और इसके साथ साथ आइन अकबरी से हमें मुग़ल काल के दौरान की कई जानकारियाँ भी इस बुक से हमें मिली हैं। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को भी देखते हैं आइन अकबरी को, कि आइन अकबरी हमारे लिए क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो द आइन अकबरी वाज द culmination of a large historical administrative project of classification undertaken by Abul Fazl at the order of Emperor Akbar। बच्चों मुगल बादशाह अकबर ने अबुल फजल को निर्देश दिया कि आप उनके समय के या उनसे पहले के समय को, है ना, उसकी चाहे हिस्ट्री हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, है ना, चाहे इकोनॉमी हो, सबके बारे में आप एक बुक लिखिए। तो अबुल फजल ने फिर एक अकबर के आदेश पर एक बुक लिखी। द आइन वाज पार्ट ऑफ ए लार्जर प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग कमीशन बाई अकबर। तो अकबर के आदेश पर ही अबुल फजल ने बुक लिखी और उस बुक का नाम था क्या? अकबर नामा। दिस हिस्ट्री नॉन एज द अकबर नामा, एक बड़ी सी बुक थी अकबरनामा, कई सालों में वो लिखी भी गई थी। और अकबरनामा कंप्राइज 3 बुक्स। अकबरनामा एक बड़ी सी बुक है और उसके 3 वॉल्यूम समझ लीजिए, है ना। द फर्स्ट 2 बुक्स प्रोवाइड अ हिस्टोरिकल नैरेटिव। अकबरनामा के जो फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स है वो जो है हिस्टोरिकल नैरेटिव देते हैं। हिस्टोरिकल नैरेटिव का मतलब है अकबर के समय शासन की जानकारी, उसके अलावा अकबर के जो एंसेस्टर्स थे, जैसे अकबर के पिता हुमायूं, उनके पिता बाबर, है ना, तो इन सब के बारे में वो जानकारी देती है क्या? अकबरनामा के 2 वॉल्यूम।
लेकिन जो अकबरनामा का थर्ड वॉल्यूम है जिसे कहा जाता है आईने अकबरी, उस बुक के बारे में ही, उस हमें वॉल्यूम के बारे में ही ज़्यादा देखना है। आप नीचे दो पिक्चर देख रहे होंगे, अकबर हैं, अकबर के नीचे वो अकबरनामा बुक जो है दे रहे हैं, वो अबुल फजल हो गए, वो नीचे बाकायदा अकबरनामा बुक बनी हुई है और एच बेवरेज ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया था। तो बच्चों चलो हम आईने अकबरी को समझते हैं। द आईने अकबरी, द थर्ड बुक वाज ऑर्गेनाइज्ड एज ए कंपेंडियम ऑफ इंपीरियल रेगुलेशन एंड गजेटियर ऑफ द एम्पायर। बच्चों आईने अकबरी है वो मुगल काल के समय की मेन बुक है, जिसे हम गजेटियर भी कह सकते हैं। मतलब इस बुक मेन सोर्स है ये अकबर के समय को या मुगल काल के समय को जानने का, खासतौर से अकबर के समय को, और उसमें अकबर के समय के रूल रेगुलेशन के बारे में लिखा हुआ है और हर सेक्शन के, जैसे द आइन गिव डिटेल अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोर्ट। क्या क्या जानकारी मिल रही है हमें आइन से? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, द सोर्सेस ऑफ द रेवेन्यू, फिजिकल लेआउट ऑफ द प्रोविंस ऑफ द अकबर्स एम्पायर, और साथ में लिटरेसी, कल्चर, रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोविंसेस। तो बच्चों आपने इस पैराग्राफ से देखा कि आइन से हमें अकबर के समय के हर सेक्टर के बारे में जानकारी मिल रही है, इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स है ना। अच्छा और देखो और क्या जानकारी मिलती है बच्चों। द आइन इज मेड अप ऑफ 5 बुक्स। अच्छा जो आइन है उसके भी 5 पार्ट हैं। आइन मान लीजिए कोई एक वॉल्यूम एक बुक है तो उसको भी 5 भागों में बांटा गया है, जिसे दफ्तर भी कहा जाता था। अच्छा इन 5 पार्ट में क्या लिखा हुआ है? तो द फर्स्ट पार्ट है जो द फर्स्ट बुक या जिसे दफ्तर कहते हैं, उसे कहा जाता था मंजिल ए आबादी। और इससे क्या जानकारी मिलती है? इस पार्ट से इंपीरियल हाउस होल्ड एंड इट्स मेंटेनेंस, इससे जो है राजशाही जो घराना था, जो उनकी फैमिली थी, है ना, उस सब के बारे में जानकारी मिलती है। सेकंड पार्ट से क्या जानकारी मिलती है? सेकंड पार्ट को कहा जाता है बच्चों सिपाह ए आबादी, और इससे जानकारी मिलती है, सिपाह मतलब मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सर्वेंट्स, नोटिसेस, बायोग्राफिकल स्पीचेज, लर्न मैन, पोएट एंड आर्टिस्ट। मतलब इसके बारे में इस बुक इस पार्ट से सिपाह ए आबादी से हमें सेना के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, दासों के बारे में, है ना, या जो स्पीच उस समय दी जाती थी, या जो पोइट्स थे, आर्टिस्ट थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। जो तीसरी बुक थी या पार्ट या दफ्तर जो थी, उसे कहा जाता था मुल्क आबादी, और इस पार्ट से हमें जानकारी मिलती है फिजिकल की, रेवेन्यू की, अकाउंट ऑफ 12 प्रोविंस। अकबर के समय में जो 12 प्रांत थे उनके बारे में जानकारी मिलती है कि कौन कौन से प्रांत थे। इसके अलावा सरकार, परगना और महलों की भी। अब सरकार मतलब एक हिसाब से जिला समझ लीजिए आप बच्चों, जिलों कितने जिले थे, परगने और महल, है ना। महल मतलब होता था कई गांवों के समूह को महल कहा जाता था। तो कुल मिलाकर बच्चों एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो विभाजन होता है कि देश, देश से फिर प्रांत, प्रांत से जिला, जिला से तहसील, तो सेम उसी प्रकार जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन था ना, वो हमें थर्ड बुक से मिलता है, थर्ड पार्ट ऑफ आईने अकबरी से। फोर्थ और फाइव्थ जो पार्ट थे उनसे हमें रिलीजन, लिटरेचर, कल्चर और अकबर की जो सेइंग्स होती थी, अकबर जो प्रवचन करते थे, उन सब के बारे में पता चलता है। तो बच्चों अभी आपने देखा कि आईने अकबरी बुक एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है अकबर के समय की। लेकिन बच्चों इस बुक में कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ हम देख लेते हैं। न्यूमेरियस एरर इन टोटलिंग हैव बीन डिटेक्टेड। इस बुक में कई जगह जो है टोटलिंग करने में कुछ गलतियां पाई गई हैं। हो जाता है, लिखते समय कोई ना कोई गलती हो ही जाती है बच्चों। सेकंड, डाटा वर नॉट कलेक्टेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस। एक और कमी हम देख सकते हैं कि अकबर के समय के जैसे 12 प्रांत थे, लेकिन इसमें अधिकतर जानकारी जो है अकबर की राजधानी या उसके आसपास के जो एरिया थे, जैसे
कैपिटल आगरा थी, फतेहपुर सीकरी या राजस्थान, इन्हीं सब के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है, लेकिन सभी 12 प्रांतों से हमें उतनी जानकारी नहीं मिलती है। थर्ड हम लिमिटेशन देख सकते हैं, द डिटेल लिस्ट ऑफ प्राइसेस एंड वेजेज डिराइव्ड फ्रॉम अराउंड द इम्पीरियल कैपिटल ऑफ आगरा। एक कमी ये भी है बच्चों कि जो अकबर के समय की राजधानी आगरा थी, तो हमें अकबर के समय में जो मज़दूरों को वेज दी जाती थी या जो फसलों की जो प्राइस वगैरह होती थी, उन सब के बारे में जानकारी हमें केवल आगरा के आसपास के बाज़ारों की ही पता चलती हैं। पूरे के पूरे अकबर के एम्पायर के बारे में पता नहीं चलता। लेकिन बच्चों जो भी हो, कुछ कमियां ज़रूर हैं, लेकिन हम लास्ट में कह सकते हैं कि द आइन रिमेन्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स टाइम। 16-17 सेंचुरी के बारे में यदि हमें जानना है तो आइन अकबरी इज अ इम्पॉर्टेंट बुक। आप ये आइन अकबरी को देख सकते हो बच्चों, नीचे आइन अकबरी है और उसका राजस्थानी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी दिया गया है। तो बच्चों ये हमारे इस चैप्टर का पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट का ये लास्ट टॉपिक था। इसी टॉपिक के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं बच्चों, 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला, वुड यू कंसीडर द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द मुगल्स एज ए फ्लेक्सिबल वन? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज प्लेंटी ऑफ लो ऑफ सिल्वर बाज प्रिवेल इन मुगल एम्पायर? थर्ड, राइट अबाउट 5 बुक्स दफ्तर डिटेल ऑफ आइन अकबरी। आइन अकबरी की जो 5 दफ्तर थे उसके बारे में, है ना, आप पीपीटी दोबारा देखिएगा तो मिल जाएगा आंसर। 4, what impact do you think the expansion of the empire would have had on land revenue collections? एम्पायर बड़ा हो तो उससे लैंड रेवेन्यू सिस्टम पर भी क्या प्रभाव पड़ता है? और लास्ट है बच्चों, आइडेंटिफाई दिस पिक्चर। ये पिक्चर बच्चों पहले भी देखा गया था और ये इसका नाम बच्चों क्या था, आप इसको हमें आपको बताना है, आप सर्च करिएगा, नहीं तो पीपीटी भी देखिए। थोड़ा हिंट है कि इस जो आपको ये चीज़ दिख रही है, इससे ज़मीनों की नपाई की जाती थी, मेजरमेंट किया जाता था। ओके बच्चों, तो आपने हमें सुना, कुछ आपने सीखा भी होगा, दोबारा पीपीटी देखिएगा, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों।